Hi everyone, this is the 1000 Prelims PYQ series, and sincerely, if you complete this entire series, Prelims Hall में every third question will look familiar to you because a lot of questions are repeated from PYQs. So watch this complete video seriously and make notes of it. And if you want detailed PDF analysis, जो मैंने इन questions का किया है, you can access them from the Telegram group. So let's start today's set of PYQs, and this is the part 2 of 2025 Prelims paper. Question number 26 is, consider the following statements. Statement 1 क्या है? The amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions. ज्योग्राफी का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. ट्रॉपिक्स पे आपको दिखता है कि डेजर्ट ज़्यादा है. यहाँ पे आपको थार, सहारा ये सब दिखेगा. यहाँ पे आपको अटाकामा, नामीब और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट दिखेगा. तो आपको दिख रहा है कि ट्रॉपिक्स पे डेजर्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे और वही पॉइंट में लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट तो करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स. सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज पे हमने देखा क्या है, यहाँ पे डेजर्ट फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेस ड्राई विंड्स कैसे होंगी? यहाँ पे ड्राई विंड्स दिखेंगी आपको, तभी तो ये डेजर्ट फॉर्मेशन आपको दिखेगा. तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. बेसिक सी ज्योग्राफी की डिटेल्स है, एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ये सारा कुछ आपने कवर किया होगा. थोड़ा सा मैं आपको रफली समझा देता हूँ. इक्वेटर पे आपको लो प्रेशर बेल्ट दिखता है और ट्रॉपिक्स पे आपको हाई प्रेशर बेल्ट दिखता है. अभी जो हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ की एयर ड्राई होती है. अब ये ड्राई क्यों होती है? क्योंकि ये एयर जो है, यहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है, सिंकिंग एयर होती है. तो एयर मास यहाँ पे सिंकिंग होता है, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो वेट एयर नहीं दिखेगी, ड्राई एयर दिखेगी. और उसका जो अपोजिट है वो आपको लो प्रेशर बेल्ट पे दिखेगा, जो इक्वेटर पे दिखता है. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एयर वार्म रहती है और ये ऊपर की तरफ जाती है. ऊपर की तरफ जाने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं और प्रेसिपिटेशन दिखता है. एक टाइम के बाद ये एयर जो है डिफ्लेक्ट होने लगती है अपने पाथ से, और ये फिर इक्वेटर की तरफ, सॉरी ट्रॉपिक की तरफ जाती है और वहाँ से नीचे की तरफ आती है. तो ये सिंकिंग एयर मास आपको दिखता है. तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स है इसमें. कोरियोलिस को रिलेट कर दोगे तो आपको वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स का आइडिया लग जाएगा. राइजिंग विंड का कॉन्सेप्ट आपने देख ही लिया. इसमें अगर आप ये जो साइकिल बन रहा था जो एंड में हमने देखा, अगर उसको देखने लग जाओगे तो पोलर सेल, हेडली सेल और फेरल सेल आप समझ जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So the next question is, consider the following statements. Statement 1, in January in the northern hemisphere, the isotherms bend equatorward while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans. अभी जो आइसोथर्म है ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है जो टेम्परेचर को देखता है. अर्थ पे कहाँ पे क्या टेम्परेचर है, ओशन पे कैसा है और लैंड मास पे कैसा है, उसी का डिफरेंस आपको दिखेगा. तो अगर हम जनवरी की बात करेंगे, जनवरी में जनरली क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स आपको दिखेंगी. विंटर्स पे क्या सिचुएशन होगी? ये कह लेते हैं कि इक्वेटर है और इसके ऊपर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइन है इमेजिनरी, ये ओशियन है और ये लैंड मास है. ये लाइन जा रही है. विंटर्स में ये क्या होगा? लैंड जो है जल्दी कूल होगी, फिर ये कह लेते हैं यहाँ पे ओशियन है. तो लैंड मास जो है जल्दी ठंडा होता है. ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि लैंड जो है वो पहले ही कूल हो जाएगा और पहले ही गर्म हो जाएगा. तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है. विंटर्स में क्या हो रहा है? ओशन की ये लाइन स्टार्ट हुई और जैसे ही लैंड मास पे आई, यहाँ पे दिख रहा है कि टेम्परेचर डाउन होगा क्योंकि पहले ये ठंडा हो जाएगा, और फिर ओशन की तरफ जाते जाते ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ओशन जो है इससे लेट ठंडे होंगे लैंड मास से. तो लैंड मास पे क्या दिख रहा है? ये जो लाइन है, ये जो आइसोथर्म है, ये इक्वेटर की साइड आ रहा है. वहीं पे ओशन पे क्या हो रहा है? ये पोल की साइड जा रहा है. तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आइसोथर्म का. इसी तरह जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा? ये इक्वेटर है, ये लाइन जा रही है, यहाँ पे लैंड मास आया तो ये नीचे की साइड होगी. ये कौन से सीजन में होगी? ये सीजन आपको बताना है मुझे, ये कौन से सीजन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कब ये लैंड मास जो है वहाँ पे ये लाइन पोल वर्ड जा रही है. तो इसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो. इसका अपोजिट कब होगा? इसका अपोजिट जुलाई में होगा. एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इससे पता लग रहा है सही स्टेटमेंट है. अगला स्टेटमेंट है, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो हमने देखा कि गर्म पहले क्या होगा? पहले लैंड मास गर्म होगा. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है
कि जनवरी में ओशियंस पे एयर वार्मर होगी। एयर वार्मर क्यों होगी? क्योंकि लैंड पहले ठंडा हो जाएगा ना, लैंड पहले कूल हो जाएगा, तो यहाँ पे एयर जो है ये इससे कम वार्मर होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी both statement 1 and 2 are correct and statement 2 explains statement 1. Next question, consider the following statements. In the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. Statement 2 है chalk is porous and hence can absorb water. और थर्ड है clay is not at all porous. देखो clay is not at all porous तो ये तो यहीं से गलत हो गया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो डेंसिटी रहेगी, पोरोसिटी रहेगी, इतना क्लोजली पैक्ड तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर पोरोसिटी होगी। तो ये तो कंप्लीटली गलत हो गया, इसको आप गलत कर दो। रही बात इसकी, ये ऑलरेडी सही है। स्टेटमेंट 2 अब देख लो, चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। चॉक पोरस होता है, वो इसकी क्वालिटी है, तो ये चीज जो है करेक्ट आपको दिख रही है। इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। बेसिक ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। सही बात है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही है जो हीट को ट्रैप करता है और उसी की वजह से गर्मी आपको दिखती है। अगर एटमॉस्फेयर हट जाएगा तो अर्थ का जो सरफेस है वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी आपने देखा होगा, एक बहुत फेमस मूवी थी डे आफ्टर टुमारो, उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट दिखाया था कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो गया अर्थ से और पूरी जो अर्थ है वो फ्रीज हो गई, उसमें सर्वाइव करते हैं कुछ लोग। एक अच्छी मूवी है, मैंने बहुत टाइम पहले उसको देखा था। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो, अगर देखो कॉन्सेप्ट पता है फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ वहाँ से थोड़ा दिमाग एक्टिव करके इस तरीके से सोचना पड़ेगा। वैसे है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो ये तो करेक्ट हो गया। अगला पॉइंट है, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। देखो इसके पहले जो वो ट्रैपिंग वाली बात हो रही थी वो वहीं से करेक्ट हो जा रही है, हीट ट्रैपिंग वाली, कि अगर हीट ट्रैप नहीं करेगा एटमॉस्फेयर तो दिक्कत होने लगेगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन, अब इसको आप समझ लो एटमॉस्फेरिक गैसेज ही होंगी जो एब्जॉर्ब करेंगी, नहीं तो एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है जो उसको एब्जॉर्ब करे, हीट को एब्जॉर्ब करे? ये गैसेज ही होंगी जो एब्जॉर्ब करेंगी और यही रेडिएशन को ट्रैप करेंगी, वही एक ही बात होगी। और जब इसी के अंदर थोड़ा भी चेंज आपको दिखता है, यहाँ पे अगर चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती है, किसी एक गैस का ज़्यादा आपको दिखता है कि एटमॉस्फेयर में नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे CO2 की बात कर ले, तो CO2 एमिशन जब ज़्यादा होंगे एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज कर जाएगा, क्लाइमेट चेंज होने लगेगा। तो ये पॉइंट जो है ऐसे भी आप करेक्ट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात हो रही है, गोकुल मिशन की बात होगी तो आपको दिख रहा है कि फार्मर्स की ही बात होगी, और फार्मर्स की जब भी बात होगी तो रूरल बैकग्राउंड की बात होगी। रूरल बैकग्राउंड की जब भी बात होगी तो गरीब लोगों की बात होगी, पैसा जिसके पास कम है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, उनकी ही बात होगी। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी गई है, रूरल पुअर हो गया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गया, लैंडलेस लेबरर्स हो गया, क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी है उसके लिए ऐसा कोई मिशन आप क्यों लाओगे? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला पॉइंट है, इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। देखो कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत करो। इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम स्कीम्स लॉन्च होती है, जो मैक्सिमम मिशंस लॉन्च होते हैं, उसमें अगर साइंटिफिक लिख दिया ना तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरा रिसर्च वगैरह करेंगे, वो हर चीज़ के आगे साइंटिफिक लगा देते हैं। तो इसको कंफ्यूज मत करना कि साइंटिफिक लिख दिया तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो ठीक है, कैटल और बफेलो की बात हो रही है तो उससे रिलेट हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट ही दिख रहा है आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account more than 5% of global carbon emissions। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि इसका ही एक्सप्लेनेशन इन दोनों से ढूंढना है आपको। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विथ लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट।
देखो लाइमस्टोन की बात हो रही है, लाइमस्टोन है क्या? लाइमस्टोन आपको पता है CaCO3, ये लाइमस्टोन है। और जब इसको आप कन्वर्ट करते हो लाइम में, लाइम क्या है? CO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। मेंशन क्या है यहाँ पे? सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विथ लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सिलिका बियरिंग क्ले मिक्स करोगे आप, उसी से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको दिख रहा है जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये जो CaCO3 मैंने अभी आपको बताया, ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है CaO में, और CO2 रिलीज हो रहा है। तो ये CO जो है, ये लाइम ही तो है, ये लाइम ही तो है। तो लाइमस्टोन से लाइम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट आपको दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, एट द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28, इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। तो स्टेटमेंट 1 तो ऑलरेडी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 आपको फोकस करना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द COP28 declaration on climate and health is a binding declaration, and if signed it becomes mandatory to decarbonize health sector। देखो बाइंडिंग की जब बात होगी तो बाइंडिंग बहुत लिमिटेड ही एरियाज है जहाँ पे क्लाइमेट के लेवल पे और हेल्थ के लेवल पे हमने बाइंडिंग डिक्लेरेशन रखे हैं। ये सब जनरली नॉन बाइंडिंग होता है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी नॉन बाइंडिंग है। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। हेल्थ, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड जो कॉन्फ्रेंस है, डिक्लेरेशंस है, वही बाइंडिंग है। उसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में वो आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड क्या है? इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। देखो ये स्टेटमेंट को समझो। डीकार्बनाइज करने का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, क्योंकि इससे जो है कार्बनाइजेशन होगा। ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली जो है आपके मेडिकल सेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा और उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको दिख रहा है करेक्ट है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। हमने बहुत सारे डेवलपमेंट तो की नहीं है इंफ्रा के फॉर्म में। तो इंफ्रा के लिए हमें डेवलपमेंट करनी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है वो खड़े करने, इंफ्रा खड़ा करना है। उसमें क्या होगा? कार्बनाइजेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये डेवलप्ड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे चीज़ें की है उसको वो कवर कर रहे हैं। हम जो है डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे लिए ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Correct answer will be only one of the statement 2 and 3 is correct, and that explains statement 1. Next question क्या है? Consider the following statements. Statement 1 है, scientific studies suggest that a shift is taking place in the Earth's rotation and axis। देखो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट ही है। अब इसके बेसिस पे आप अगले स्टेटमेंट्स को पढ़ो। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy। सोलर फ्लेयर्स आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल्स जब सन के उससे इजेक्ट होते हैं तो वो अर्थ पे आके ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करते हैं एक तरीके से। अगर लूज नहीं करेंगे तो हमें उससे दिक्कत हो सकती है। तो एनर्जी लूज होती है तो ऑरोरा वगैरह जो है वो उसी वजह से आपको दिखता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। सीधी सी बात है, अगर पोलर आइस मेल्ट होगी तो वाटर कहाँ पे आएगा? इक्वेटर पे ही तो आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट आपको दिख रहा है। और वाटर वगैरह जो है उसकी वजह से आपको क्या दिख रहा है? उसकी वजह से अर्थ के रोटेशन पे फर्क आ सकता है। अगर यहाँ से वहाँ वाटर का मूवमेंट होगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जब लॉस होगी, इससे क्या होगा? इससे अर्थ के मास वगैरह पे तो कुछ चेंज दिखेगा नहीं ना, उसके रोटेशन पे ऐसा कुछ चेंज नहीं दिखेगा। हालांकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि कैसे रोटेशन और एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट वाटर की वजह से हो सकता है, ठीक है, वाटर जो है वो शिफ्ट हो रहा है तो उसकी वजह से एक्सिस शिफ्ट हो रही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से उसकी एक्सिस चेंज होना वो थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है। मैग्नेटिक एक्सिस हो सकता है उस पे कुछ इफेक्ट दिखे, लेकिन जो उसकी रोटेशन है उस पे तो आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। वैसे भी करेक्ट है ये स्टेटमेंट।
अगला है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट्स। तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट है वहां पे ये सारी चीजें आपको दिखी है, कार्बन मार्केट्स कह लो, कार्बन क्रेडिट्स कह लो। आर्टिकल 6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एनडीसीज भी दिखे हैं, नेशनली डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो भी आपको दिखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दिखी है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। देखो क्लाइमेट टारगेट्स की बात है और पेरिस एग्रीमेंट बाइंडिंग भी है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये चीज तो कर सकते हैं ना ये लोग, मार्केट स्ट्रेटेजी, इंटर कंट्री प्रमोशन, नॉन मार्केट स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें हो सकती है। जब इतना कुछ वो कर रहे हैं, एनडीसी वगैरह बना दे रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन मार्केट बना दे रहे हैं, तो नॉन मार्केट स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं जिससे वो अपने क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव कर ले। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कुछ अगर पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो ये एग्रीमेंट सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, 2015 में देखने को मिला, 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो लीगली बाइंडिंग हो गया, 10 ईयर्स आपको देखने को मिल गए। इसके टारगेट्स की बात कर ले, टारगेट्स इनके क्या है, क्लाइमेट को लेके इन्होंने कुछ टारगेट्स बना के रखे हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर को रिड्यूस करने का टारगेट है, इनका टारगेट है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए टेम्परेचर, और रिड्यूस करके अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस ला सकते हैं तो बहुत अच्छा टारगेट है। तो इसके लिए ही ये लोग परेशान है, अभी तो 2 डिग्री पे रोक के रखा हुआ है। और कुछ अगर बातें करें ये क्या करते हैं, तो ये कुछ क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी करा देते हैं, तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी रिलेटेड है इनसे। नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज यहाँ पे आपको दिखी, इसी तरह नॉन स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो नॉन स्टेट एक्टर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए आपको दिखेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बातें की जाए तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, लो कार्बन का हमने टारगेट रखा हुआ है, 2030 का एक टारगेट शायद अभी हमने अचीव कर लिया है, 50% रिन्यूएबल एनर्जी वाला। दूसरा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो का, तो इंडिया का टारगेट है। ये कुछ बेसिक सी डिटेल है जो इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन तो है, मतलब इसको करने के टाइम आप परेशान हो सकते हो, क्योंकि एशिया और पैसिफिक की बात हो गई तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये तो आप निकाल के रख लोगे, ये दोनों जो है क्रॉस कर दोगे। लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, तो इंफ्रा रिलेटेड है, इंफ्रा से रिलेट करके आप इसको देख सकते हो। दूसरा जो है, जो ये इंफ्रा से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ये ग्रीन इंफ्रा आपको दिखता है, यहाँ पे ग्रीन इंफ्रा को हम प्रमोट करने की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अब ये जो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसको आप समझो कि यहाँ से रिलेटेड ग्रीन इंफ्रा तो हमने देख लिया, इनका एक और इनिशिएटिव है आई फॉर टी, इंफ्रा फॉर टुमारो। तो टुमारो की बात करेंगे तो ग्रीन इंफ्रा और ये सब हम फोकस करेंगे, ज़्यादा सही इसके चांसेस लग रहे हैं, लेकिन ये करेक्ट आंसर है। तो ये तो याद करना पड़ेगा, अगर करंट की न्यूज़ है तो आपको फॉलो करते रहना होगा। कुछ और अगर डिटेल देख लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, ये ब्रिक्स से रिलेटेड है, ब्रिक्स कंट्रीज से। ब्रिक्स कंट्रीज आप मेंशन कर दो, इतनी थोड़ी सी मेहनत कर लो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा रिवाइज कर लो, देखो आपको कुछ आइडिया है या नहीं, पढ़ा हुआ है या नहीं आपने। दूसरा आईबीआरडी क्या है, आईबीआरडी आपको दिख रहा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, आईबीआरडी एक हो गई और आईडीए जो है ये दूसरी हो गई, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। वर्ल्ड बैंक की कुछ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी है, वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, एक तो है मीगा, दूसरी जो है आईएफसी, और थर्ड जो है आईसीएसआईडी। अब ये तीनों क्या है, मीगा सबसे पहले देख लो, मीगा क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। आईएफसी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन है। और आईसीएसआईडी क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स की बात होगी आईसीएसआईडी में होगा। आईएफसी क्या है, फाइनेंस कमीशन है इंटरनेशनल। और मीगा क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट अगर है तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखेगी। तो ये कुछ बेसिक डिटेल होगी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, आईबीआरडी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर देख लिया आपने, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट एयर कैप्चर कार्बन कैप्चर से रिलेटेड आपको दिख रहा है।
एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। कार्बन कैप्चर की बात हो रही है तो कार्बन सिक्विस्ट्रेशन तो बिल्कुल इससे होगा, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन क्या होता है? कैप्चर करते हो आप कार्बन को और स्टोर करके रखते हो, यही कार्बन सिक्विस्ट्रेशन है। इसके बाद है, इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। ये भी करेक्ट है। प्लास्टिक प्रोडक्शन में तो आप समझ रहे हो एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, कार्बन कैप्चर करके यूज कर लोगे। फूड प्रोसेसिंग वाला क्या है? कार्बनाइज करके रखते हो आप ड्रिंक्स वगैरह को, कार्बनेशन आपको दिखता है ड्रिंक्स में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। देखो यार, पानी से जब फ्यूल बना दे रहे हैं आज के डेट में हम लोग, इतना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो सीधी सी बात है कार्बन को कंबाइन करके फ्यूल बनाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऐसा कुछ गलत इसमें दिख नहीं रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3। कुछ और अगर इसके अंदर डिटेल्स की बात करें, तो कार्बन कैप्चर की टेक्निक पहले भी थी हमारे पास। कार्बन कैप्चर की टेक्निक पहले भी थी, तो ये डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या आ गया? ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई? तो इसके पहले जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम कर रहे थे उसमें फॉरेस्ट वगैरह हम बना के रखते थे, मतलब फॉरेस्ट वगैरह जो है उसका कवर हम बढ़ाते थे और वहां पे स्टोर करते थे कार्बन को। वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमारा पुरानी टेक्निक थी। दूसरा था कि हम इंडस्ट्री का जो भी कार्बन है उसको अंडरग्राउंड ट्रैप कर लेते थे, ये टेक्निक थी। डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या है? बड़े बड़े जो है फैन वगैरह लगा दिए जाएंगे, जहां से कार्बन निकल रहा है डायरेक्टली वहीं पे कैप्चर कर ले और फिर उसको प्रोसेस वगैरह करके जो है आगे का प्रोसेस फॉलो। तो फॉरेस्टेशन आप समझ लो कि पुरानी टेक्निक थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मशीनरी इन्वॉल्व नहीं थी। डायरेक्ट एयर कैप्चर में बड़े-बड़े मशीनरी इन्वॉल्व है, बड़े फैन्स इन्वॉल्व है, जिससे हम डायरेक्ट कैप्चर कर ले रहे हैं। आगे चलते हैं। रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला, गुटी टेरेंटुला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन देखो स्पेशीज इन न्यूज़ से रिलेटेड है, तो ये भी कंफ्यूजिंग है। अगर पढ़ा हुआ है तो ही आप कर पाओगे, नहीं पढ़ा है तो परेशान होगे। इट इज़ एन ओमनिवोरस क्रस्टेशियन। पीकॉक की बात करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले अगर आप नहीं जानते हो ये होता क्या है, तो आप पीकॉक ही समझोगे। या फिर अगर आपको पता है साइंटिफिक नेम ये टेरेंटुला, तो आप समझ सकते हो कि ये स्पाइडर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्पाइडर है, ये कोई पीकॉक नहीं है। पीकॉक की बात करें, ये ओमनीवोरस है, ठीक है? ये सीड्स वगैरह खा लेंगे, इंसेक्ट भी खा लेंगे, तो पीकॉक तो चलो ओमनीवोरस है। लेकिन ये जो टेरेंटुला है, ये छोटे-मोटे इंसेक्ट खाएगा, स्पाइडर है, घास वगैरह तो खाएगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट ऐसे इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड है, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। सीधी सी बात है, कुछ लिमिटेड एरियाज में ही होगा, हर जगह तो होगा नहीं। तो बेसिक जनरल सा स्टेटमेंट है, करेक्ट दिख रहा है। इसके बाद है, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन एर्बोरियल स्पीशीज। एर्बोरियल स्पीशीज क्या होते हैं? जो ट्रीज पे रहते हैं, विच लिव्स इन ट्रीज, वो स्पीशीज है एर्बोरियल स्पीशीज। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्पाइडर्स और कहाँ दिखेंगे? पेड़ वगैरह पे ही दिखेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। अगर इसको पीकॉक समझ लेते आप, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट करके आ जाते, तो आपका आंसर गलत हो सकता था। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको या तो पता होनी चाहिए, या तो आपने उसको स्पेशली न्यूज़ वाले पार्ट में कवर किया। नहीं अगर कवर किया तो कुछ भी आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगा सकते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। जैसे ही आप इसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि करेक्ट है, जनरल सेंस में भी करेक्ट ही दिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन पर कैपिटा CO2 पर कैपिटा। अब ये चीज आप समझो, 0.5 टन, ये आपके ब्रीदिंग की बात नहीं हो रही। इसके अंदर आपसे रिलेटेड जो भी CO2 फुटप्रिंट है आपका, वो सारा कुछ कवर होगा। तो ये तो ऑलरेडी बहुत कम है, यहाँ पे उससे भी कम होने की बात कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट दिख रहा है। इतना कम तो आप कार्बन एमिट नहीं करोगे, इससे ज़्यादा ही करोगे। इसके अंदर सारी चीज़ें कंबाइन कर लो, तो जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी कार्बन जिसमें एमिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें काउंट होंगी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अगर बात करें कार्बन इसके एमिशन की, तो अभी शायद 2 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा। 1.5 तो शायद 1970s में ही आपको देखने को मिला। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक्स सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। देखो करेक्ट तो दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि पहले पे तो चाइना ही होगा, और चाइना के बाद सबसे बड़े कौन है? हम है। तो चाइना के बाद इंडिया जो है सेकंड पे आपको दिख सकता है। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशंस इन इंडिया। इलेक्ट्रिसिटी और पावर सेक्टर जो है, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है CO2 एमिशंस का। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पहला आपको दिखा गलत है, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्लांट दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन है। अब कसावा क्या है अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको आंसर करोगे, नहीं तो इसके लिए परेशान हो सकते हो। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देख लो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिख रही है। कसावा को कहा जा रहा है वुडी श्रब है, तो कोई छोटी चीज़ होगी जो रूट्स के अंदर ग्रो करेगी, ऐसी कोई चीज़ होगी। अगर ये होगी भी तो ये क्या होता है, ये उसकी तरह होता है आपके क्या कहेंगे उसको, शकरकंद, शकरकंद की तरह होता है, लेकिन ये पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस होता है। तो इसको पका के खाते हैं, इंडिया में ये दिखता भी नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये कसावा वो चीज़ है। वुडी श्रब अगर ये रूट्स में ग्रो कर रहा है तो वुडी श्रब इसके ऊपर आपको दिख सकते हैं। अगला है जिंजर, हर्ब विथ स्यूडोस्टेम। जिंजर देखो हर्ब में तो आ जाएगा, यहाँ से तो करेक्ट हो गया। स्यूडोस्टेम क्या होता है, स्यूडोस्टेम आप समझ लो कि जैसे बनाना प्लांट है, तो बनाना प्लांट की जो स्टेम है वो स्यूडोस्टेम है ना, वो रियल स्टेम नहीं है, वो थोड़ा सॉफ्ट है, स्टेम जो है वो मल्टीपल यूज में आ रही है, तो वो स्यूडोस्टेम है। तो इसी तरह जिंजर की वो जो स्टेम होती है वो भी स्यूडोस्टेम होती है, और ये एक हर्ब है, तो ये करेक्ट है। मालाबार स्पाइनच, हर्बेशियस क्लाइंबर। देखो हर्बेशियस क्लाइंबर क्या होता है, हर्बेशियस क्लाइंबर ऐसा समझ लो जिसकी जो स्टेम तो नहीं कहेंगे, जो ग्रो कर रहा है वो बहुत सॉफ्ट होगा। स्पाइनच में क्या होता है, वो सॉफ्ट सा होता है, कट करके आप उसको खाते हो, तो वैसा ही है ये हर्बेशियस क्लाइंबर। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और कसावा भी जो है वुडी श्रब, ये भी करेक्ट है। मिंट क्या है, एनुअल श्रब है। देखो मिंट जो है, मिंट की अगर आप हार्वेस्टिंग देखोगे, हार्वेस्टिंग जो होती है इसकी, मल्टीपल हार्वेस्टिंग आपको दिखती है। अगर मल्टीपल हार्वेस्टिंग आपको दिख रही है तो एनुअल श्रब कैसे होगा। एनुअल श्रब का क्या मतलब है कि ये एनुअली जो है ये खत्म हो जाएंगे, दे विल डाई एनुअली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिंट जो है एनुअल श्रब नहीं है, इसकी मल्टीपल हार्वेस्टिंग हो रही है और ये रिपीट पे हार्वेस्ट हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद है पपाया, वुडी श्रब। पपाया अगर आप देखोगे तो एक लॉन्ग ट्री आपको दिखता है, एक लॉन्ग ट्री दिखता है, तो वुडी श्रब ये कैसे होगा, वुडी श्रब हो ही नहीं सकता, ये स्मॉल साइज होते हैं, ये स्मॉल साइज होते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे की तरह निकले रहेंगे, तो ये जो है इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो हमने देखा पपाया, मिंट, मालाबार स्पाइनच और जिंजर और कसावा। मिंट एंड पपाया दोनों गलत है, ये तीनों करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्लेनेट अर्थ की बात हो रही है, ज्योग्राफी की बात होगी या इन्वायरमेंट की बात हो सकती है। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओशियंस। रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो रेन फॉरेस्ट को कहते तो हैं हम कि ये लंग्स है, या फिर फॉरेस्ट को कह लो, रेन फॉरेस्ट को ना दो, फॉरेस्ट को कहते तो हैं हम कि ये लंग्स है अर्थ के, लेकिन रियल लंग्स कौन से हैं, वो ओशियंस है। ओशियंस बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू रेन फॉरेस्ट। और उसके अलावा जो है ओशियंस लार्जेस्ट कार्बन सिंक की तरह भी काम करते हैं। जो भी कार्बन होता है एमिशन, उसको अगर सिंक करना है तो हम ओशियंस की ही हेल्प लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला है मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। मरीन जो सी वुड है, मरीन जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये जनरेट करते हैं 50% के आसपास वर्ल्ड ऑक्सीजन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और इसी से आप इसका भी आइडिया लगा लो कि ओशियंस जो है वो रियल लंग्स है, अगर ऐसे आप देखोगे तो। फॉरेस्ट ठीक है, कहते हैं हम फॉरेस्ट को लंग्स, लेकिन रियल क्या है, रियल ओशियन रियल लंग्स है अगर अर्थ की बात करोगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट। थर्ड क्या है, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। जो सरफेस वाटर है उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है, ये कहा जा रहा है एटमॉस्फेरिक एयर से ज़्यादा कंटेंट है। तो यार देखो एटमॉस्फेरिक एयर की जब भी बात होगी तो उसके अंदर O2 जो है ना ऑक्सीजन, उसका नंबर आपको दिख रहा है 21% के आसपास है। बाकी आपको दिख रहा है नाइट्रोजन और अदर गैसेज है, तो ये सारी गैसेज आपको दिख रही है, लेकिन ऑक्सीजन का जो कॉन्टेंट है वो 21% आपको दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 40 to 50% जो है पूरे अर्थ का ऑक्सीजन वो तो क्रस्ट में ही है, बचा हुआ आपको दिख रहा है ऑक्सीजन कंटेंट एटमॉस्फेरिक एयर में 21% हो गया, रफली 21% के आसपास। तो ये जो सी सरफेस है, सी में भी बहुत सारा ऑक्सीजन बचा हुआ है, क्योंकि ये 50% यहाँ पे क्रस्ट में हो गया, 20% यहाँ पे हो गया, 30% बचा हुआ कहाँ रहेगा, और बाकी जो भी आपको दिख रहा है अर्थ पे उसमें ही होगा। तो जो 30% है उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी,
हर जगह स्टोर्ड होगा वो भी होगा, मल्टीपल कंपाउंड्स होंगे वहाँ पे भी स्टोर होगा ऑक्सीजन। उसमें से बचा हुआ जो है ओशियंस में भी होगा, और ओशियंस में भी सरफेस वाटर की बात हो रही है, तो क्या सरफेस वाटर में 21% वाला नंबर वो क्रॉस कर पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। ऑक्सीजन कंटेंट एटमॉस्फेरिक एयर में ही ज़्यादा होगा, जो सरफेस वाटर है वहाँ पे नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट है। और सीधी सी बात है यार, एयर की बात हो रही है, एयर में ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको दिखेगा। इसका करेक्ट आंसर ओनली 2 हो जाएगा, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड ओनली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स की बात हो रही है, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स? अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कौन से व्हीकल्स होंगे जो ट्रेडिशनल नहीं होंगे? ट्रेडिशनल व्हीकल्स में क्या दिखता है? आईसी इंजन आपको दिखते हैं। आईसी इंजन्स कहाँ दिखते हैं? ट्रेडिशनल व्हीकल्स में। तो उसके अलावा जो इंजन यूज होगा, जो मतलब पावर ट्रेन दिखेगी, पावर ट्रेन का मतलब ये समझ लो कि जो उसको पुश कर रहा है। यहाँ पे आईसी इंजन में कौन सा मैकेनिज्म है? यहाँ पे आपको दिखता है कि प्रोपल्शन हो रहा है, प्रोपल्शन सिस्टम है, और उसी से जो है ये व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप आते हो इस पे अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स पे, जैसे बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स है, यहाँ पे अलग मैकेनिज्म है। यहाँ पे वो जो कन्वेंशनल ये आपको दिख रहा है प्रोपल्शन सिस्टम, वो नहीं है, नॉन कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम है, जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, जहाँ पे ये प्रोपल्शन नहीं दिख रहा। तो ये तीनों ही आपको दिख रहा है कि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल द थ्री। आईसी इंजन नहीं हो रहा, यहाँ पे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है, यहाँ पे भी बैटरी ओरिएंटेड होगा, और थर्ड वाला भी जो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल है, तो ये हाइब्रिड है, ये भी अल्टरनेटिव ही होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑल थ्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। ये सुनने में ही गलत लग रहा है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज जो है वो कैसे वर्टिकल लैंडिंग करेंगे? कुछ को रनवेज भी तो चाहिए होगा, तो सब में रिक्वायर रनवेज, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। सेकंड है, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटिक होवरिंग। ऑटोमेटेड होवरिंग कैसे सभी कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं सभी। पहली बात तो सभी होवर ही नहीं कर पाएंगे ना। होवर का मतलब क्या है? एक लोकेशन पे उसके ऊपर फैन लगे हो तो वो होवर कर रहा है, एक सिंगल जो पॉइंट पे होवरिंग चालू है। तो ड्रोन वगैरह तो चलो कर लेंगे, लेकिन जो बड़े फाइटर जेट्स हैं जो हम यूज करते हैं, फाइटर जेट्स नहीं कहेंगे हम, फाइटर जेट्स की जगह हम ऐसा कह लेते हैं जो दूसरे छोटे जेट्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, तो वो भी एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसमें दिख रहा है कि रिमोटली ऑपरेट हो रहा है, तो उनको ऐसे होवर कराना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो है ऑल टाइप्स ऑफ यूवीज कैन ऑटोमेट होवरिंग, तो ये भी गलत ही दिख रहा है आपको। अगला है, ऑल टाइप्स ऑफ यूवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, फिर वही बात है कि अगर बड़ा व्हीकल है तो फिर उसमें सिर्फ बैटरी कैसे प्रोवाइड कर पाएगा पावर सप्लाई? उतना सफिशिएंट पावर मिलेगा नहीं बैटरी से, तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि यहाँ से कोई भी आपको नहीं दिख रहा कि जो है करेक्ट है, तो नन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद और हिंट वगैरह देखो, यहाँ पे देख लोगे यार, ये ओनली एज, ऑल टाइप्स ये सब ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसमें जो ऑल है, जो ओनली है, उसको मत देखो। जो एक कॉमन सेंस है उसको फोकस करो कि ठीक है, कॉमन सेंस ये कहता है कि यार सारे तो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर पाएंगे ना, कुछ को रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे वो लैंड करने के लिए थोड़ी दूर चलेंगे फिर लैंड करेंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेट होवरिंग सब में नहीं दिख सकती, उसका भी एक रीज़न होगा। वो रीज़न सोचोगे आप तो समझ आ जाएगा, बहुत बेसिक चीज़ है। तो इसमें वो एलिमिनेशन वाली टेक्निक्स ठीक है, लगेंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं लगेंगी, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप इस तरीके से अप्रोच करो जहाँ पे आप उसको क्रिटिकली थोड़ा समझ लो, क्रिटिकली एनालाइज कर लो, तो वो ज़्यादा सही अप्रोच होगी। कॉमन सेंस लगा लो, ना कि डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। सॉल्व हो सकता है उससे, लेकिन गलत होने के चांसेस भी होंगे। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया भी है कैसे वो गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कोबाल्ट, ग्राफाइट, लिथियम एंड निकल। हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड्स। बैटरी कैथोड्स की बात होगी, लिथियम आयन बैटरी सुनी है हमने, तो ये तो होगा। कोबाल्ट निकल की बैटरीज होती है, तो वो भी हमने सुना है कि जो निकल मैग्नीज और कोबाल्ट वाली बैटरीज होती है, तो ये भी हो सकता है। रही बात कोबाल्ट की, तो ये भी इसके साथ हमने देखा मिक्स करके कैथोड बनाया जा सकता है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जनरली जो है एनोड की तरह काम करता है। अब कैथोड और एनोड क्या है? कैथोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, एनोड जो है वो नेगेटिव करेगा। डायोड भी एक होता है, डायोड क्या करेगा?
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करेगा, एनोड प्लस कैथोड दोनों इसमें दिखेंगे, दोनों क्वालिटीज होंगी। तो यूजुअली कैथोड्स की बात होगी तो ग्रेफाइट को छोड़ के ये तीनों होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 3। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक्स। देखो कार टायर तो प्लास्टिक कंटेन करते हैं, सीधी सी बात है। आई ग्लासेस में लेंसेज आपको दिखने लगे हैं, तो लेंसेज क्या होते हैं, ये फाइबर के अभी देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके के। तो ग्लास जो है वो हैवी होता था, उसको हटा दिया गया, तो ये भी लेंस जो है प्लास्टिक से ही बनेगा, तो ये करेक्ट है। सिगरेट बट्स, तो सिगरेट बट्स में भी प्लास्टिक आपको दिखता है। एक अलग सी टेक्निक होती है जिससे वो उसको प्लास्टिक को जो है थोड़ा अलग टाइप का बना देते हैं, जिससे वो आपको जो सिगरेट के बट दिखते हैं उसकी तरह हो जाता है। तो ये तीनों ही करेक्ट है। इसके बाद, और बाय द वे ये जो सिगरेट बट्स हैं ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसका जो पॉल्यूशन है बहुत रिस्की भी होता है। तो इस पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वहाँ से बहुत सारी डिटेल इसमें कवर की थी उन्होंने। तो आप देख सकते हो अगर चाहो तो, वैसे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है ये। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। देखो ऐसे क्वेश्चन ना यार परेशान तो करते हैं, अगर आपका फील्ड नहीं है वो तो आप परेशान होंगे, क्योंकि किसको पता है कि कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। तो हमें दिख रहा है कि कोल गैसिफिकेशन क्या होगा, ठीक है, कोल को जो है हम गैस में ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे अलग अलग जो हमारे पर्पज है उसके लिए। अब यूरिया के प्रोडक्शन में ठीक है, गैस का यूज हो सकता है, फ्यूल की तरह हम यूज कर लेंगे। इथेनॉल में भी चलो फ्यूल की तरह कर लेंगे। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, इसमें भी मान लो फ्यूल की तरह कर लेंगे, किया जा सकता है। तो हम क्या करके आ जाएंगे कि ठीक है ऑल थ्री जो है वो करेक्ट है। लेकिन ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसमें इसका यूज नहीं होता है। तो ये चीज जो है यहाँ से इनकरेक्ट होगी। ओनली टू जो है इसका करेक्ट होगा, यूरिया एंड इथेनॉल। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो मुझे नहीं आइडिया। नाइट्रोग्लिसरीन कुछ दवाई हो सकती है, मेडिकल फील्ड में कुछ यूज कर सकते हो। बाकी ये तो ठीक है, यूरिया आपको दिख रहा है कि ये एग्रीकल्चर में यूज होता है और वाइडली यूज्ड है। इथेनॉल पता है आपको, दारू की तरह यूज करोगे, फ्यूल की तरह यूज करोगे। दारू की तरह तो नहीं करोगे, फ्यूल की तरह यूज करोगे। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह सब कुछ न्यूज में दिख रहा है। लेकिन ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या है इसका तो कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन या तो स्किप कर दो, पता है तो सॉल्व कर लो। करेक्ट आंसर ओनली 2 है। नाइट्रोग्लिसरीन थोड़ा शायद से ये हाईली फ्लेमेबल तो सारे ही है, ये एक्सप्लोजिव आपको दिखता है, तो इस वजह से हो सकता है कि ऐसा कुछ यूज ना करें। ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेज जनरली नोन एज Cl20, HMX, LLM105 विच आर समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। दीज आर अल्टरनेटिव्स टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। देखो फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स है, तो इसको मीडिया में क्यों डिस्कस किया जाएगा, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। दीज आर एक्सप्लोजिव्स इन मिलिट्री वेपन्स। एक्सप्लोजिव्स की बात आ रही है, HMX, RDX कुछ रिलेट हो रहा है, तो ये तो हो सकता है। और समटाइम्स जो है इसकी बातें भी होंगी एक्सप्लोजिव्स की। इसके बाद दीज आर हाई एनर्जी फ्यूल्स फॉर क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल्स की बात हो रही है, क्रूज मिसाइल के हाई एनर्जी फ्यूल को क्यों ही डिस्कस करोगे मीडिया में, तो ये भी कुछ ऐसा सेंस बना नहीं रहा। दीज आर फ्यूल्स फॉर रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन के लिए भी अगर हम यहाँ पे देखें तो HMX जो है वो डायरेक्टली रिलेट हो रहा है एक्सप्लोजिव से, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव आपको दिख रहा है HMX। RDX क्या होता है, RDX आपका रिसर्च पर्पस के लिए जो एक्सप्लोजिव होता है वो RDX है। HMX उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, तो आपको दिख रहा है कि हाई एक्सप्लोजिव है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है, तो ये रिलेट हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर भी यही है, मिलिट्री वेपन्स में एक्सप्लोजिव की तरह यूज़ किया जा रहा है, ये सब जो है आपको दिख रहा है। अभी तो इतने अटैक्स हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी रहेंगी, तो वहाँ से भी आप करेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजोराना वन चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। देखो कुछ इन्होंने मेजोराना वन चिप अगर बोली है क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड, तो अगर चिप है तो इनेबल कर सकती है, तो इसके साथ तो मैं जाऊंगा कि ठीक है करेक्ट है। अगला क्या है, मेजोराना वन चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजन वेब सर्विसेज। अमेजन देखो यार क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व तो नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर उसके बाद गूगल कह लो, इंटेल कह लो, एनवीडिया कह लो, ये सारे जो है इन्वॉल्व होंगे क्वांटम कंप्यूटिंग में। अमेजन वेब सर्विसेज का ऐसा कुछ लेना देना है नहीं, तो ये इनकरेक्ट सा दिख रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे ये इनकरेक्ट है। लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर परेशान हो सकते हो, क्योंकि ये जो मेजोराना वन चिप है ये माइक्रोसॉफ्ट की चिप है। इसी तरह और भी क्वांटम कंप्यूटिंग की चिप्स है, जैसे एक लेक करके है कोई चिप, टैंगल लेक नाम है उसका, ये किसकी है, ये इंटेल की चिप है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। दूसरा गूगल की एक चिप है विलो नाम से, विलो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। तो इसमें क्वेश्चन हो सकता है आ जाए फ्यूचर में। ये वाली जो है ये तो माइक्रोसॉफ्ट की है, अमेजन वेब सर्विसेज की नहीं है।
तो ये इनकरेक्ट है। अगला है डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग सीधी सी बात है, उसका एक सबसेट हो सकता है डीप लर्निंग, थोड़ा सा डीप जाके लर्निंग कर लो, तो ये भी करेक्ट ही दिख रहा है। ये वाला गलत है। जो टेक से रिलेटेड है उनके लिए थोड़ा ईजी हो सकता है, जो टेक से रिलेटेड नहीं है खास करके कंप्यूटर साइंस से, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये दोनों करेक्ट हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड वाला इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्लोन करेंगे खुद को, एंटीबॉडीज बनाएंगे, दे आर मैन मेड प्रोटीन्स। देखो नेचुरल जो है ना, नेचुरल चीज़ों की न्यूज़ में बातें नहीं होती। अगर मैन मेड कुछ होगा, इंसान कुछ करेगा, तो उसको डिस्कस करेंगे कि ये कुछ हमने बहुत एडवांस कर दिया। तो मैन मेड प्रोटीन्स तो हो सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या है, एक प्रोटीन ही होता है जो एंटीबॉडी जनरेट करता है। एंटीजन कह लो, एंटीबॉडी कह लो, प्रोटीन ही है वो, जो काटता है बैक्टीरिया वायरस इस सबके इफेक्ट को। तो ये तो करेक्ट है। अगला है, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन्स। देखो अगर मोनोक्लोनल है, एंटीबॉडीज है, बहुत ज्यादा न्यूज में है और मैन मेड है, तो ऐसा कुछ तो एबिलिटी उसके अंदर होगी, ऐसा कुछ तो फंक्शन उसका रहेगा, तभी जो है उसको बनाया गया, नहीं तो फिर उसको डिस्कस क्यों करें या उसको बनाए क्यों। तो ये भी करेक्ट ही दिख रहा है। इसके बाद दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। तो वायरस में देखो यही सब यूज होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज। तो ठीक है, ये भी करेक्ट ही दिख रहा है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर तीनों हो जाएगा, 1 2 एंड 3। साइंस एंड टेक के जो आंसर है ना, वो ऐसे ही होते हैं, मतलब खास करके जो मैंने ये देखा है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ही साइंस एंड टेक इन्वॉल्व कर दिया है, और खास करके ये जो एंटीबॉडीज है वायरस और बैक्टीरिया के लेवल पे, वहां पे खुद पे क्वेश्चन मत करो। अगर वो कह रहा है कि ठीक है मैन मेड है, तो हाँ ठीक है, मैन मेड पॉसिबिलिटी है तो क्यों ना हो, तो उसको करेक्ट कर दो। अगर वो कह रहा है कि ठीक है इसके अंदर एबिलिटी है कुछ और ये न्यूज में है, तो ठीक है इसको करेक्ट कर दो। अगर वो एग्री कर रहा है तो आप भी उसके साथ साइंस एंड टेक वाले में एग्री कर सकते हो, खास करके ये वायरस वगैरह वाले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स। तो यार ये सुनने में ही गलत लग रहा है, वायरस तो मतलब दुनिया खत्म भी हो जाएगी, मुझे लगता है इंसान और जो भी है वो खत्म भी हो जाएगा, तो वायरस तो रहने वाला है, तो ये तो गलत हो गया। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। यार वायरस जो है ना वो बहुत डेंजर चीज है, तो वायरस जो है वो खुद जाके होस्ट बन जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज इन होस्ट सेल। देखो अभी मैंने जस्ट कहा कि वायरस होस्ट भी बन जाता है और होस्ट जीन को मैनिपुलेट भी करने लग जाता है वो, ये भी गलत दिख रहा है कि जो सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी है वो नहीं चेंज कर सकता, तो कर सकता है वायरस, कुछ भी कर सकता है। तो ये तीनों ही इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमिडिएट कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। अब वेरियस इंडस्ट्रीज का तो पता नहीं, लेकिन ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है या फिर एक्टिवेटेड चारकोल भी इसको कह लो आप, इसका मैंने ये बहुत ज़्यादा दिखा है। जो टीवी पे एड्स आते हैं वो बहुत सारे देखे, एडवर्टीजमेंट में आपको दिखता है ना एक्टिवेटेड चारकोल है आपके टूथपेस्ट में, आपके फेस वॉश में। और वो कहते क्या है कि ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये आपके स्किन से कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब करके निकाल देगा, ये आपके दांतों में से कुछ एब्जॉर्ब करके निकाल देगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है, तो पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने का काम तो कर सकता है, एक्टिवेटेड टूल है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट क्या है, और वैसे भी तीनों में से ये करेक्ट ही था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है कि ये सारा कुछ था। अगला स्टेटमेंट क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। अब देखो एब्जॉर्बिंग और अभी जस्ट मैंने एब्जॉर्प्शन की बात की, एब्जॉर्बिंग, तो एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में डिफरेंस क्या है? एब्जॉर्ब की बात करोगे, ये एब्जॉर्ब की बात करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक लेयर बन जाएगी, इसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एब्जॉर्ब की बात करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सोक करेगा, तो ये सोकिंग जो है वो एब्जॉर्प्शन में दिखेगी। अगर सिर्फ लेयरिंग हो रही है तो ये एब्जॉर्प्शन में दिखेगी। तो एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे सरफेस क्रिएट हो जाएगा, और क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये जो है हैवी मेटल्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो है करेक्ट आपको दिख रहा है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर कंटेमिनेशन से बचाना है तो एक लेयर उसके ऊपर ऐसी हो जाए इसकी एक्टिवेटेड कार्बन की, तो वो एक बचा सकता है उसको, एक प्रोटेक्टेंट की तरह काम कर लेगा। अगला स्टेटमेंट है, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट। यार कार्बन की बात है, सीधी सी बात है, एक्टिवेट कार्बन जो है बनाया जा सकता है, जला के ही तो बनाते हो आप इसको, आप खुद से ही बना सकते हो ना एक्टिवेटेड कार्बन। आप जला दो कुछ इसको, जो नारियल का वो होता है शेल होता है,
तो आपको दिख जाएगा वो जो उसकी राख है उससे एक्टिवेटेड कार्बन ही निकलेगा, वो एक्टिवेटेड कार्बन ही है एक्चुअली। क्योंकि जो कुछ एरियाज में अगर आप देखोगे ना तो इन चीज़ों को राख बना के उसको यूज़ करते हैं, मतलब दांत घिसने के लिए। तो वैसे भी आप रिलेट कर सकते हो, उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसको कर लिया। इसकी अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज सेट ऑफ पीवाईक्यूज। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, मेक श्योर स्क्रीन पे क्लिक करके सारे एपिसोड इसके देख डालो। एंड रिमेंबर, द मोर पीवाईक्यूज यू सॉल्व, द मोर प्रेडिक्टेबल यूपीएससी बिकम्स। So do not skip any videos. See you in the next one. Let's get ready for prelims 2026 together and get ahead of the competition.